15 सितंबर को दोहा में अरब इस्लामिक समिट हो रहा है और इसको बुलाने का जो मकसद है, जो 9 सितंबर को इजराइल ने दोहा पर हमले किए थे, तो उसके बाद की जो सूरत हाल है उसको डिस्कस करना और जो अरब और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं एक मुश्तरका जो इसके हवाले से लायामल अपनाएं, इस पर डिस्कशन होगी। दफ्तर खारजा ने आज ही इस बात की तस्दीक की है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस अरब इस्लामिक समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव बयान करेंगे, क्योंकि अभी तक जो कतर के ऊपर हमले हुए हैं तमाम मुस्लिम दुनिया ने तो उसकी मजम्मत की ही है। जो इजराइल और जो मगरबी ममालिक हैं, यानी कि इजराइल के जो इवन इत्तेहादी भी हैं, उन्होंने भी इसकी खुलकर मजम्मत की है और कतर ने तो यही कहा है कि इसका एक मौसर जवाब आना चाहिए। सवाल सबसे अहम यही है कि जब ये अरब इस्लामिक समिट होगा, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड OIC के प्लेटफॉर्म हो या अरब कंट्रीज़ हों इतना अच्छा नहीं है कि हम ज़बानी जमा खर्च और ज़बानी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स ले नहीं सकते। और सबसे आम सवाल ये है कि क्या प्रैक्टिकली कोई ऐसे ऑप्शंस मौजूद भी हैं मुस्लिम दुनिया के पास, अरब कंट्रीज़ के पास, कि वो इसराइल को जो वो कर रहा है उसका जवाब दे सकें। तो ये इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली इसमें अब शिरकत कर रहा है। बट की क्वेश्चन यही है कि क्या अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम दुनिया है, क्योंकि जो इन मुल्कों के अवाम हैं उनकी जो तवक्कुआत रही हैं इन फोरम से वो अभी तक पूरी नहीं हो और उनका यही ख्याल है कि ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लेता। जब तक मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम नेशंस जो हैं, कंट्रीज हैं, डिवाइडेड हैं, तब तक इसराइल जैसी छोटी सी रियासत, उसको चाहे अमेरिका की सपोर्ट हो, वो इस तरह के इकदामात करती रहेगी, गैर कानूनी, गैर जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी वायलेशन के अंदर। और बुनियादी वजह अरब ममालिक के आपस की नाइत्तेफाकी है इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC उसने कुछ नहीं किया, मजम्मती करारदाद की कौन परवाह करता है। इसराइल जैसा मुल्क जो बच्चों का कत्ले आम कर रहा है, जो बिल्डिंग्स को मिसाइल मार के उड़ा रहा है और कहीं से कोई कंडेमिनेशन नहीं आ रही, कोई एक्शन नहीं, कोई उसका हाथ नहीं रोक रहा, बल्कि अमेरिका उसको असला फराहम कर रहा है। वहाँ पे इसराइल के तैयारे जो हैं उसने जो अटैक किया कतर का, वो इस्लामिक ममालिक की हदूद से होते हुए वो कतर में पहुंचते हैं और अटैक करते हैं। तो ये वो सारे सवालात हैं। और फिर आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी एक वो फोर्स बनी थी, क्या नाम है उसका था, जिसको जनरल राहिल शरीफ साहब, कोalition बना था मुस्लिम कंट्रीज, 40 ममालिक की फौज। कल दफ्तर खारजा से इस बारे में सवाल भी हुआ कि उस कोalition का क्या स्टेटस है, तो दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि सवाल इंटरेस्टिंग है, तो वो चेक करेंगे कि उसका अभी तक क्या स्टेटस है और मकसद उसका जनरल राहिल शरीफ साहब क्या वहीं पे या वापस? इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसका क्या स्टेटस है। प्राइमरीली तो उस वक्त कहा जाता था कि शायद यमन में जो भी उसके लिए बनाई गई थी, लेकिन जो तासुर यही दिया गया था कि ओवरऑल जो मुस्लिम दुनिया के इशूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किया गया। बट मेरा नहीं ख्याल कि उसके बारे में कुछ ज़्यादा फर्दर कोई पेशरफ्त हुई है। अभी उसका क्या स्टेटस है वी डोंट नो। लेकिन दूसरी चीज़ इसके साथ ही चलें, बातों की हद तक से, करारदादों की हद तक से, UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक वो रेजोल्यूशन है जिसमें इसराइल का नाम तो नहीं लिया गया, बट फिर भी एक मजम्मत आ गई, बड़ी हिम्मत की अमेरिका ने। एक और जो डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से, जो यूनाइटेड नेशन की कोई रेजोल्यूशन के हवाले से, उसके ऊपर क्या डिटेल्स है क्या और उसका इम्पैक्ट क्या है? क्या इसराइल को वो कंपेल करेगा टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ? देखिए, दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिस्कशन हुई है उसके बाद जो मुतफ़िका तौर पर स्टेटमेंट सामने आया है और उसमें तमाम जो 15 ममालिक हैं, 5 नॉन परमानेंट और 10 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ने उस पर साइन किए हैं और मजम्मत ऑफ कोर्स उसमें मजम्मत की गई है। और ये मेरे ख्याल में लिविंग मेमोरी में बहुत रेयर है कि जब इसराइल के खिलाफ वो करारदाद आई हो और अमेरिका ने उसे वीटो ना किया हो, तो उन्होंने वीटो नहीं किया। दैट इज़ ऑफ कोर्स अ मेजर चेंज। उसमें जो दूसरी आप बात करें वो UN जनरल असेंबली में करारदाद आई है और वो करारदाद सऊदी अरब और फ्रांस उनकी ये जॉइंट ये ड्राफ्ट था वो आया है और उसको ओवरवेलमिंगली 142 कंट्रीज़ ने उसके हक में वोट दिया। और उसका जो सबसे बुनियादी मतन है कि मिडल ईस्ट का जो फ़लस्तीन और इजराइल का जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है और उसके बगैर, इसका मतलब ये इसराइल और फ़लस्तीन दो आज़ाद रियासतें हों और जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। इसमें इंटरेस्टिंगली फ्रांस की जो मौजूदगी है दैट ऑल्सो शोज़ के अब जो इसराइल के अपने इत्तेहादी हैं वो जो कुछ इसराइल कर रहा है वो उससे फिर पीछे हट रहे हैं। अब इस पर फौरी जो जवाब इसराइल की तरफ से आया है, उन्होंने तो कहा है कि नहीं जी, इस तरह का कोई चांस नहीं है, फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत का तो आप फ़िलहाल भूल जाएं, कोई इस तरह का इम्कान नहीं है। इनफैक्ट जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी दीदा दलेरी देखें या उनकी बेशर्मी देखें कि जब मगरबी ममालिक ने भी उनके ऊपर तनकीद की है
तो उन्होंने कहा है कि ये इन ममालिक को शर्म आनी चाहिए, वो इवन कि अमेरिका भी उसमें शामिल है, उनको कह रहे हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इजराइल की मजम्मत कर रहे हैं। अमेरिका ने इसके खिलाफ वोट किया यूएन जनरल असेंबली में। हाँ, यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने उसके खिलाफ वोट किया। 10 कंट्रीज थे, 10, कुछ ने अब्सटेन किया, कुछ ने अब्सटेन किया है। बट इंपॉर्टेंटली जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ है, ये ओवरऑल मजम्मत की गई है जो कतर पर हमले हुए हैं। तो उस पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, हम तो अपने दिफा में और जो दिफा में बच्चों को मारना, खवातीन को मारना और बिल्डिंगें गिराना। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो सबसे अहम सवाल जो होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना अपने मरे से बाद जन्नत नहीं मिलती, तो ये अरब कंट्रीज को भी और मुस्लिम दुनिया को भी कुछ सीरियसली स्टेप्स लेना होंगे सम टाइम। बट हम अपने आप को अंडरएस्टिमेट भी करते हैं ना। यूएन जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशन आ जाती है 2/3 उसमें जो मेंबर्स उस पर वोट कर देते हैं, तो गालिबा उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर यूएन चाहे और यूएन सिस्टम के तहत वो जो रेजोल्यूशन है क्या वो फोर्स की जा सकती है इंटरनेशनल। यूएन जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशंस होती हैं वो नॉन बाइंडिंग होती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज एक्चुअली जो डिसीजन मेकिंग वहां पे होती है। बट यूएन जनरल असेंबली में एक ओवरऑल जो विल ऑफ द पीपल है, मतलब मेजॉरिटी जो पूरी दुनिया है वो क्या चाहती है, और इजराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड है। 10 ममालिक ने मुखालफत की। पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब थे उन्होंने बड़ा करारा और ज़बरदस्त उनको जवाब दिया था कि इजराइल को देखना चाहिए कि आज उनके जो अपने इत्तेहादी हैं इस रूम में बैठे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा था, कि उसका वो साथ नहीं दे रहे। तो देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपकी सारों के साथ लड़ाई है और आप कहें जी मैं तो ठीक हूँ बाकी सारे गलत हैं। तो बहरहाल एक सीरियस आई थिंक सिचुएशन है। और क्योंकि अब पहले मामला ये था कि होता यही है कि इजराइल कब से गजा, यमन, फिर सीरिया, फिर इराक, फिर ईरान पे भी उन्होंने हमले किए, तो शायद बाकी मुल्कों का ये ख्याल था जो लोग अमेरिका के करीब थे कि हमारी तो बचत हो जाएगी, इजराइल हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने जो कतर पर हमले किए हैं उससे मेरे ख्याल में तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अंडर थ्रेट हैं। और वो क्यों अंडर थ्रेट हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो पूरे गल्फ में जो फ़लस्तीन के लोग हैं रेफ्यूजीज़ के तौर पर भी, अदरवाइज भी सारे हर जगह रहते हैं। और क्योंकि ये जो हमला किया भी था इजराइल ने, ये जवाब पेश किया था कि ये जो हमास की क़यादत को हमने टारगेट किया। कल किसी भी अरब मुल्क में वो किसी फ़लस्तीनी को निशाना बना के ये कह देंगे कि ये तो हमास से इसका ताल्लुक था इसलिए हमने निशाना बनाया। तो इसलिए आई थिंक ये जो अरब इस्लामिक समिट होने वाला है इस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। और अगर तो कोई प्रैक्टिकल स्टेप ना लिया, यानी कि सिर्फ ज़बानी मजम्मत से आगे ना बढ़े, तो फिर मेरा ख्याल है कि इजराइल जो है वो रुकने नहीं वाला। कुछ ना कुछ तो हर सूरत में मुस्लिम दुनिया को और ख़ास करके जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्हें स्टेप हर सूरत में लेने होंगे ताकि इजराइल को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।